तो आप लोग जो भी एएनएम है देख रहे हैं, आप लोग राहुल मिश्रा नर्सिंग चैनल के। उम्मीद करता हूँ चाहे आप यूपी से आप एएनएम के कैंडिडेट है या फिर आप बिहार से एएनएम के कैंडिडेट है, सब लोग को स्वागत है। क्योंकि पूरे एएनएम का सिलेबस ही पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक जैसा होता है, तो आप कहीं से भी किसी भी नर्सिंग का तैयारी करते हैं वह बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। देखिए, आज हम लोग फिर से अपने पुराने तरीके वन लाइनर्स जो हम पढ़ाते थे, जिससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है, फिर से आज हम वन लाइनर्स लेकर आ चुके हैं, हाजिर है आपके सामने में, जहाँ पे टोटली 50 वन लाइनर्स देखेंगे। बहुत सारे नए नए क्वेश्चन आएंगे जो आपके दिमाग को खोलेंगे, नॉलेज को बढ़ाएगा। तो ऐसे प्रश्न जरूर पढ़ने चाहिए जहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन और उसके आंसर हो, ताकि ज़्यादा दिमाग इधर उधर न दौड़ा के डायरेक्ट आप उसके आंसर को याद करें, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। यह वीडियो आप सभी के लिए 85 नंबर का वीडियो है। इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर राहुल मिश्रा नर्सिंग पर आपको देखना चाहिए। शौक में सबसे पहला नर्सिंग संकेत क्या होता है? जैसे किसी को अगर आघात लगता है, शौक लगता है मरीज को, तो उसमें सबसे पहले नर्सिंग इंडिक्शन में संकेत में क्या दिखता है? तो टेकिकार्डिया यानी हृदय की धड़कन बढ़ा हुआ, ये देखने को मिलता है। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का प्रमुख लक्षण क्या होता है? यानी जो डिजॉक्सिन दिया जाता है ओवरडोज हो जाए और उसका टॉक्सिसिटी हो जाए, तो उसके प्रमुख लक्षण क्या होता है? प्रमुख लक्षण पीले हरे रंग के विजन में बदलाव हो जाते हैं। यानी जो विजन होता है, येलो ग्रीन विजन होता है और विजन में बदलाव हो जाता है डिजॉक्सिन देने के बाद अगर टॉक्सिसिटी होता है तो। ठीक है। सीपीआर में छाती पर दबाव की गहराई कितनी होनी चाहिए? तो सीपीआर जब हम देते हैं तो छाती को कितने अंदर तक हम लोग गहराई डीप प्रेस कर सकते हैं? 5 से 6 सेंटीमीटर तक, इंच में कहे तो 2 से 3 इंच तक। ठीक है, याद रखिए। आगे है, टीबी के डायग्नोसिस हेतु सबसे विश्वसनीय टेस्ट कौन सा है? तो टीबी के डायग्नोसिस के लिए सबसे विश्वसनीय टेस्ट जीन एक्सपर्ट। ठीक है, जीन एक्सपर्ट याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे है, यहाँ पे देखिए, अब जीन एक्सपर्ट नहीं देकर अगर आपके सामने मॉन्टेक्स देगा, स्पुटम देगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग टिक लगाएंगे क्वेश्चन में, समझ गए? पोटेशियम आईवी देने की अधिकतम सुरक्षित दर क्या है? यानी पोटेशियम आईवी देने से देते हैं तो अधिकतम हम कितना देंगे कि वह सिक्योरिटी होगा, वह सुरक्षित होगा? तो 10 मिली इक्विवेलेंट पर आवर, यानी 1 घंटा में 10 MEQ पर घंटे के हिसाब से अगर हम देंगे पोटेशियम, तो इसका अधिकतम जो दर होता है यह सुरक्षित माना जाता है, इतना लेवल तक पर घंटे अगर देते हैं तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई फाउलर पोजीशन किस रोगी के लिए सबसे उपयुक्त है? हमसे पूछ रहा है हाई फाउलर पोजीशन, एक सेमी फाउलर पोजीशन होता है। हाई फाउलर पोजीशन किस मरीज के लिए सबसे उपयुक्त होता है, किस रोग के लिए? तो डिस्पोनिया, श्वसन से कष्ट मरीजों के लिए, डिस्पोनिया के लिए हाई फाउलर पोजीशन काफ़ी उपयुक्त होता है। मस्तिष्क मृत्यु का मुख्य संकेत क्या है? तो ब्रेन डेड, जिसे ब्रेन डेथ कहते हैं, इसका मुख्य संकेत क्या होता है जब ब्रेन डेथ होता है? तो ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स का अभाव, यानी जो आपका ब्रेन है उसमें रिफ्लेक्शन जो है नहीं होता है, उसमें इधर उधर जो ब्रेन स्टेम में मूवमेंट होता है नहीं होगा, और यही ब्रेन डेथ का मुख्य संकेत होता है, ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स का अब्सेंस होना, अभाव होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया में पहला प्रमुख ऑस्कल्टेशन साउंड क्या होता है? यानी निमोनिया चूंकि फेफड़ा का एक समस्या है, पता है, तो इसमें प्रथम प्रमुख ऑस्कल्टेशन साउंड, यानी ऑस्कल्टेशन साउंड के मतलब समझ रहे हैं कि जब हम आला लगा के छाती के आसपास हम उसका आवाज़ सुनेंगे तो कैसा आवाज़ आएगा? तो क्रेकल्स जैसा आवाज़ देगा। ठीक है, क्रेकल, जब निमोनिया होगा और स्टेथोस्कोप से चेक करेंगे तो क्रेकल्स के जैसे आवाज आएगा। ओके, हाइपोग्लाइसेमिया में प्रथम उपचार क्या है? तो हाइपोग्लाइसेमिया में प्रथम उपचार, जैसे ही व्यक्ति को ग्लूकोज लेवल कमी हो उसे हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं, तो इसमें प्रथम उपचार होता है 15 ग्राम
फास्ट एक्टिंग ग्लूकोज देना, ठीक है, तुरंत व्यक्ति को ग्लूकोज देना चाहिए। आयरन थेरेपी से होने वाला कॉमन समान दुष्प्रभाव क्या है? तो आयरन थेरेपी से कॉमन साइड इफेक्ट जो होता है वह ब्लैक स्टूल होता है, मल काला होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिग्लोटाइटिस में सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग क्या क्या है? तो एपिग्लोटाइटिस में सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग कार्य है वायु मार्ग को सुरक्षित रखना, वायु मार्ग को खोलकर रखना। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया रोकने का मुख्य तरीका क्या है? तो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया रोकने का मुख्य तरीका है कि बेड जो साइड से, जिस साइड से आपका सिर रखा है उस साइड से बेड को 30 से 45 डिग्री ऊंचा रखना चाहिए, वेंटिलेटर एसोसिएटेड एनीमिया को रोकने के लिए। समझ गए? निमोनिया को रोकने के लिए कोई अगर व्यक्ति वेंटिलेटर पर है तो निमोनिया को रोकने का मुख्य तरीका है कि जो वेंटिलेटर बेड है उस बेड को हेड के सिर के साइड से 30 से 45 डिग्री उठा दे, जिससे निमोनिया रुक सकता है, आप रोक सकते हैं। इंट्राडर्मल इंजेक्शन की सुई का कोण कितना होता है? तो त्वचा में दिया जाने वाला इंजेक्शन बिल्कुल त्वचा से जस्ट 10 से 15 डिग्री ऊपर से हम लोग देते हैं, 10 से 15 डिग्री, राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है बैग वाल्व मास्क का न्यूनतम ऑक्सीजन फ्लो रेट कितना होता है? यानी जो हम लोग बैग वाल्व मास्क, ठीक है, याद रखिएगा, बैग वाल्व मास्क का न्यूनतम ऑक्सीजन फ्लो रेट कितना होता है? यानी कम से कम बैग वाल्व मास्क के माध्यम से न्यूनतम ऑक्सीजन का फ्लो रेट कितना होगा? 10 से 15 लीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में पर लीटर, समझ रहे हैं ना, सॉरी पर मिनट 10 से 15 लीटर पर मिनट होगा, 1 मिनट में 10 से 15 लीटर ऑक्सीजन का फ्लो रेट होना चाहिए। आगे है एंटीडोट मॉर्फिन ओवरडोज का, यानी एंटीडोट मॉर्फिन लेते हैं, मॉर्फिन क्या करता है? दर्द से राहत दिलाता है। तो मॉर्फिन का अगर ओवरडोज अगर हो जाए तो इसके लिए एंटीडोट क्या होगा? तो नेलॉक्सेन होगा, ठीक है, एनाल्जेसी के लिए नेलॉक्सेन ही होता है। आगे है एंटीडोट वारफिन, तो वारफिन का एंटीडोट विटामिन के होता है, याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछता है। आगे मैं बढ़ता हूँ, हाइपोग्लाइसेमिया ईसीजी संकेत क्या होगा? हाइपरकैलेमिया, तो हाइपरकैलेमिया में ईसीजी संकेत होगा टॉलटेंटेड टी वेव, ठीक है ना, टॉलटेंटेड टी वेव, ठीक है, याद रखिएगा। सीएचएफ में सबसे पहला नर्सिंग हस्तक्षेप क्या होता है? तो कोरोनरी हार्ट फेलुअर में ऑक्सीजन देना सबसे पहला हस्तक्षेप होता है, ऑक्सीजन देना, क्योंकि जब व्यक्ति को हार्ट फेल करता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। आगे है स्ट्रोक में सीटी स्कैन क्यों जरूरी है? स्ट्रोक में सीटी स्कैन क्यों जरूरी है? जब व्यक्ति को स्ट्रोक लगता हो, जब ब्रेन में ब्लॉकेज हो जाता है तो स्ट्रोक लगता है, तो स्ट्रोक में सीटी स्कैन क्यों जरूरी है? ब्लीड और इन्फार्क्ट में अंतर करने हेतु, यानी जो ब्लीडिंग है और जो इन्फार्क्ट होता है इन दोनों में अंतर करने के लिए सीटी जरूरी होता है, ठीक है। खसरा का फैलाव किस प्रकार होता है? यानी मीजल्स कैसे फैलता है? तो यह ड्रॉपलेट संक्रमण से फैलता है खसरा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिथियम टॉक्सिसिटी का पहला लक्षण क्या है? यानी जब लिथियम मरीज को दिया जाए और वह साइड इफेक्ट कर जाए, ओवरडोज हो जाए, तो प्रथम लक्षण क्या दिखेगा? ट्रीमर्स दिखेगा, कंपकंपी या कंपकंपी जो होता है हाथ पैरों में वो दिखेगा। आगे है पैंक्रियाटाइटिस में दर्द कहाँ रहता है? तो पैंक्रियाटाइटिस में दर्द जो है एपिगैस्ट्रिक क्षेत्र से पीठ तक फैला रहता है, समझ गए ना। देख लीजिए पैंक्रियाटाइटिस में दर्द कहाँ रहता है? तो पैंक्रियाटाइटिस में दर्द एपिगैस्ट्रिक, यानी सीने के ठीक नीचे बिचला हिस्सा एपिगैस्ट्रिक का होता है, उस क्षेत्र से लेकर पीठ के तक यानी पिछले वाला भाग तक फैला रहता है। हाइपोकैलेसेमिया का संकेत, तो हाइपो मतलब कम और कैल्सेमिया मतलब कैल्शियम, कैल्शियम का कमना किसका संकेत होता है? ट्रूजोसाइन, ठीक है, ट्रूसोसाइन, याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ,
नर्सिंग प्रोसेस का पहला चरण असेसमेंट होता है, सबको पता है, ठीक है। सुकराल फेल्ट कब दिया जाता है? सुकराल फेल्ट कब देते हैं? तो भोजन से 1 घंटा पहले। सुकराल फेल्ट क्या करता है आपको कि पेट में कोई छाला पड़ा हो, ठीक है ना, बेसिकली यह पेट के म्यूकोसा को आराम देता है, ठीक है ना। म्यूकोसा को आराम देकर उसे जो है क्या करता है, चिकनाहट पैदा करता है। सुकराल फेट भोजन से 1 घंटा पहले दिया जाना चाहिए। आगे है, पीईजी ट्यूब में दवा देते समय आवश्यक क्रिया, आवश्यक काम क्या है? तो पीईजी ट्यूब में दवा देते समय आवश्यक काम ये होता है कि एक बार फ्लशिंग करके देख लेना चाहिए कि ट्यूब सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये भी फैस्टुला में कौन सी चीज़ें कंट्रा इंडिक्ट होता है, निषेध होता है? तो बीपी मापना। ये भी फिस्टुला में जो बीपी मापना है ये निषेध होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एमआई का प्रथम एंजाइम मार्कर कौन होता है? तो ट्रोपोनिन आई होता है। यह ट्रोपोनिन क्या करता है माय डियर? बताता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को, इसीलिए इसे एंजाइम मार्कर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईवी नाइट्रोग्लिसरीन का प्रमुख खतरा क्या है? यानी आईवी मार्ग से अगर आप एनटीजी देते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, तो इसका प्रमुख खतरा हाइपोटेंशन का होता है। बीपी अचानक से कमने का यह खतरा हो सकता है एनटीजी देने से। सीओपीडी में ऑक्सीजन की सुरक्षित सीमा क्या है? तो सीओपीडी अगर मरीज को है, ठीक है, तो 1 से 2 लीटर पर मिनट, यह न्यूनतम आवश्यक 1 से 2 लीटर पर मिनट होता है। आगे बढ़ूँ तो DKA डायबिटिक केटा एसिडोसिस का मुख्य लक्षण कुसमोल रिस्पायरेशन होता है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपकी बार, ये वाला CHO में पूछा गया था कि बताइए डायबिटीज केटा एसिडोसिस का प्रमुख लक्षण या इस लक्षण में कौन से श्वसन देखने को मिलता है? तो कुसमोल रिस्पायरेशन। आगे है, छाती में इंटरकोस्टल ड्रेन का समान स्थान क्या है? तो छाती में इंटरकोस्टल ड्रेन किया जाता है, पाइप लगा के उसमें ड्रेनेज किया जाता है। तो 5th ICS इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है ना, 5वां इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन, इसका होता है ड्रेन का स्थान, याद रखिएगा। आगे है, कब्ज में कौन सा डाइट बढ़ाया जाता है? तो हाई फाइबर डाइट कब्ज में देना चाहिए। आगे है, जलन में सबसे पहला कदम क्या होता है? तो अगर जल जाए, कोई भी बर्न कर जाए, तो सबसे प्रथम कदम ठंडे पानी से धोना चाहिए, कूलिंग करना चाहिए, यानी उस पर ठंडे पानी रखना चाहिए। सीजर में दौरा पड़ने में नर्स क्या नहीं करेगी? तो सीजर होने पर मुंह में कुछ डालना। मरीज को जब दौरा पड़े तो नर्स को मुंह में कुछ भी नहीं डालना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ तो क्वेश्चन है, नर्सिंग में ABC का अर्थ क्या है? तो नर्सिंग में ABC का मतलब होता है A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग, C फॉर सर्कुलेशन, वायु मार्ग, श्वसन और रक्त सर्कुलेशन। ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ होता है जीवन के लिए। अगर कोई बेहोश होता है तो पहले इन्हीं तीनों चीज़ों को देखा जाता है, क्लियर किया जाता है। गर्भावस्था में एनीमिया की WHO परिभाषा क्या दिया? तो गर्भावस्था में एनीमिया का परिभाषा 11 से कम, 11 ग्राम पर डेसीलीटर कम होने पर यह एनीमिया के श्रेणी में आ जाता है। आगे है, निमोनिया में सबसे महत्वपूर्ण लैब टेस्ट क्या है? तो निमोनिया फेफड़ा, इसमें स्पुटम कल्चर होता है। सलाइन लॉक का उद्देश्य क्या है? जो सलाइन हम लोग लगाते हैं उसमें लॉक का उद्देश्य क्या है? तो IV एक्सेस खुला रखना। लॉक क्या करता है? हम लोग लॉक कर देते हैं, तो लॉक करने से जो होता ये है कि वह ऑटोमेटिक जो है अपने आप ऊपर नीचे नहीं होगा। जितना फ्लो रेट पर आप सेट कर देंगे उतना पर वो सेट रहता है, लॉक रहता है, ठीक है। एनाफाइलेक्सिस में प्रथम दवा क्या है? तो एनाफाइलेक्सिस में प्रथम दवा होता है नॉरएपिनेफ्रिन, या इसी को एपिनेफ्रिन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किन टेस्ट में व्हील कितना होना चाहिए? तो स्किन टेस्ट में जो व्हील होता है वह 6 से 10 मिलीमीटर mm होनी चाहिए, मिमी होनी चाहिए। नर्सिंग में ब्रेडिकार्डिया का परिभाषा है 60 से
कम बीट पर मिनट यह नर्सिंग में ब्रेडिकार्डिया होता है। आगे है सीरम सोडियम अगर 120 से कम हो तो क्या कहलाता है? यह सीवियर हाइपोनेट्रेमिया कहलाता है। ठीक है, 120 से अगर कम हो तो यह सीवियर हाइपोनेट्रेमिया गंभीर जो है सोडियम की कमी कहलाता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का क्लासिकल संकेत क्या होता है? तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का क्लासिकल संकेत होता है अचानक सांस फूलने लगना, यानी फेफड़े के किसी रक्त वाहिनी में अगर कोई चीज़ फंस जाएगा, कोई चीज़ का टुकड़ा, तो वह एम्बोलिज्म होता है और उससे होता यह है कि अचानक सांस फूलने लगता है। एनजी ट्यूब चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पीएच जांच कीजिए और वह 5 से अगर कम है तो यह जो है एनजी ट्यूब चेक करने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। कैंसर रोगी में दर्द का स्केल न्यूमेरिक पेन स्केल पर मापते हैं हम लोग। ठीक है, न्यूमेरिक पेन स्केल होता है, इस पर हम कैंसर रोगी में दर्द का आकलन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्जरी के बाद पहली नर्सिंग प्राथमिकता क्या होती है? तो जैसे ही सर्जरी हो जाए तो सबसे पहले हम लोग एयरवे जांचते हैं, वायु मार्ग को देखते हैं कि हाँ व्यक्ति प्रॉपर श्वसन कर रहा है, व्यक्ति को प्रॉपर जो श्वसन मार्ग है ठीक ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है।